हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर फिल्म लॉकडाउन सीरीज। तो हम लोग देख रहे थे फिलहाल इकोनॉमिक्स की क्लास। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देख रखा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग तक के बारे में। लास्ट क्लास थोड़ी सी ज्यादा ही मैथमेटिकल हो गई थी, तो कई लोगों ने मुझे फोन किया था और मैसेजेस भी किए कि दिक्कत हो रही है। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, उससे क्या है कि आपको एक क्लैरिटी आती रहेगी। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है कि एक बार समझ लीजिए, जिंदगी भर फिर आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख जाएंगे सारी कुछ चीजें। तो आप उसके नोट्स बना लीजिए। जब तक पेन नहीं रहेगा हाथ में तब तक पढ़ाई नहीं होती है, तो पेन आपकी जरूर चलती रहनी चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिकली प्लानिंग के बारे में, जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह थे उसके बारे में। इसके अलावा ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट वगैरह पूछने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन। ये हमारे कुछ फिल्म्स के कोर्सेज हैं जिनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, और इनको आप लोग फॉलो करिए, जिससे क्या है कि आपको प्रिपरेशन करने में काफी आसानी रहेगी और आपको प्रिपरेशन करने में एक हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा मेंस की भी हमारी सीरीज जो होती है कंटिन्यूड है, जो ज्योग्राफी के ऑप्शनल की सीरीज है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। बाकी हमारे टेस्ट सीरीज है, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है, बेटर तरीके से लेके चलना है, तो इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवैल्यूएशन के लिए यू कैन आल्सो सब्सक्राइब आवर टेस्ट सीरीज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिलहाल जरा हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा कुछ टॉपिक्स होते हैं। प्लानिंग करने से पहले जरा हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जब भी कैपिटल टर्म का नाम आपके सामने आए तो कैपिटल टर्म का मतलब दो होता है। एक होता है पैसा से, और दूसरा इसका मतलब होता है कोई ना कोई एक असेट बनाई जा रही है, असेट क्रिएशन हो रही है, तो ये कैपिटल हो जाती है। हालांकि कैपिटल जब भी आप देखेंगे तो जनरली आप प्रॉपर्टी के टर्म में ही सुन रहे होंगे। हम लोग जब भी देखेंगे प्रॉपर्टी के टर्म में हमें देखने को मिलेगा, और ये मोर देन 1 ईयर होता है। मोर देन 1 ईयर मतलब जब भी कोई शॉर्ट टर्म रहेगा वो रिवेन्यू कहलाता है, और जो लॉन्ग टर्म होता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए टॉपिक है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो या तो यहाँ पर पैसा बनाया जा रहा होगा या यहाँ पर असेट बनाया जा रहा होगा। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ईदर इन द फॉर्म ऑफ पैसा और इन द फॉर्म ऑफ असेट। दिस असेट कैन बी एनीथिंग। यहां से एक छोटा सा टर्म मैं आपको ले रहा हूं, जिसे ट्रस्ट पेपर एक बोला जाता है। ट्रस्ट पेपर का मतलब क्या है? आपने एक पेपर साइन किया, एग्रीमेंट एक तरीके का, कि हाँ ठीक है 10 रुपए का 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है, जहां पर आपने कुछ चीजें लिखवा ली हैं। लिखवाने के बाद आपने यहाँ पर साइन कर दिया है कि हाँ ठीक है दिस इज द माई ट्रस्ट पेपर। अगर इसका ब्रीच होता है तो फिर आपको मतलब कंपनसेशन देना पड़ जाएगा। तो ये जो ट्रस्ट पेपर है बेसिकली ये तो केवल और केवल एक पेपर है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस ट्रस्ट के कारण, इसके स्टैंप होने के कारण में इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर ये मोर देन 1 ईयर होता है तो अगेन ये क्या बन जाएगा आपका कैपिटल। तो दिस इज आल्सो अ फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। तो द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ईच ईयर आउट ऑफ टोटल जीडीपी इज कॉल्ड एज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितनी भी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, उसको अगर जीडीपी से, टोटल जीडीपी से डिवाइड करके रेशियो निकाल ले तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो हाई ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, मान लीजिए कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा हाई निकल करके आ रही है, तो हाई निकल के आने का मतलब क्या है? या तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा है, वेरी हाई इन्वेस्टमेंट है, जो कि अगेन गुड फॉर इकोनॉमी है, क्योंकि सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट होगा तो पूरी जो हमारी साइकिल है वो चलना शुरू कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आएगा, सीधी सी बात है इंडस्ट्री के पास पैसा आएगा। इंडस्ट्री के पास जब पैसा आएगा तो ये अलग अलग अपनी कंपनियां खोलने की कोशिश कर रहे होंगे। अलग अलग कंपनी खोलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जितने भी जनता यहाँ पर काम कर रही होगी वो बैंक वगैरह में जा करके अपना पैसा जमा करना शुरू कर देगी। बैंक जमा करेगा तो सीधी सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोन दे रहा होगा, लोन देगा तो सीधी सी बात है इंडस्ट्रीज अगेन रन करना शुरू कर देंगी। तो यानी इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये ज्यादा आ रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा होता है जीडीपी यहाँ पर अगर या तो कम हो जाए तब जाकर के इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो हालांकि जीडीपी कम होने से हमारा नुकसान होता है, दिस इज पुअर फॉर्मेट। लेकिन अगर इस जीडीपी के बढ़ने से, मान लीजिए जीडीपी भी बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है,
इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू जीडीपी, तो अगेन ये वैल्यू हाई निकल के आती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जीसीएफ और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, जीडीपी कम रहेगी, तो इससे हम लोग बोलेंगे कि जीसीएफ काफी अच्छा है, विच इज गुड फॉर इकोनॉमी। तो हाई जीसीएफ डिनोट्स हाई रेट ऑफ सेविंग। अब ये कैसे हो रहा है? अब जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट हुआ आपके अंदर में, इकोनॉमी के अंदर में, जैसे मान लेते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर में 100 रुपीज से मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट हुई, दिस इज इन्वेस्टमेंट, यानी इनके पास पैसा आ गया कितना? 100 रुपए आ गया। अब क्या है? जीडीपी मतलब क्या है? प्रोडक्शन है ना। जीडीपी मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन करना। अब मान लीजिए प्रोडक्शन उन्होंने केवल 50 रुपीज का किया, तो 50 रुपीज का अगर प्रोडक्शन किया है तो सीधी सी बात है सेविंग कितना कर लिया इन्होंने? कितना रुपए बचा लिया? 50 रुपए इन्होंने बचा लिया। अगर ये जीडीपी, अगर ये मान लीजिए कि 110 रुपए हो गया और इन्होंने अपना जीडीपी बढ़ाया तब 60 रुपीज कर लिया, तो सेविंग अभी भी कितनी है? 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जीडीपी घट गई, 40 हो गई, तो सीधी सी बात है इनका 40 हो गई या 50 भी हो गई, तो क्या इनका सेविंग बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हायर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन डिनोट हाई रेट ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल फॉर्मेशन चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्निक। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा देखिए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड कैपिटल फॉर्मेशन इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, हाउस होल्ड सेक्टर या किसी भी सेक्टर में कहीं पर भी आपकी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो हर जगह ये इंक्लूड किए जाते हैं। अब देखिए, ये हो जाता है हमारा एक नया सा टॉपिक है जिसका नाम है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। मैंने आप लोगों को क्लास के इनिशियल में ही, शुरुआत में ही बताया हुआ था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी अंतर होता है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट दोनों में काफी अंतर होता है। ग्रोथ का मतलब ये होता है जहां पर आप बेसिकली मैथ्स का यूज कर रहे होते हैं, डेटा का यूज कर रहे होते हैं और आप चीजों को देख रहे होते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज ग्राउंड रियलिटी, दिस इज ग्राउंड रियलिटी कि एक्चुअल में चीजें क्या चल रही हैं। जैसे मान लेते हैं कि ग्रोथ है, ग्रोथ में आप क्या करेंगे? देखेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है या परसेंटेज डिक्रीज कितना है, और उसके बेसिस पे आप बोल देंगे कि ग्रोथ कितना हो रहा है। डेवलपमेंट में आप क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट में आप देखेंगे बेसिकली सोसाइटी को, देखेंगे कितने लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, कितने लोगों की मोर्टेलिटी कैसी है, कैसे परिवार आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे दो परिवारों के बीच की जो इकोनॉमिक डिफरेंस है वो किस तरीके की है। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट के फॉर्मेट में चला जाता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स। और वही यहाँ पर क्लियर किया गया है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो जाता है दिस इज प्योरली मैथमेटिकल टर्म, दिस इज प्योरली मैथमेटिकल टर्म, ठीक। और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दिस इज सब्जेक्टिव टर्म, और ये डिपेंड करेगा सोसाइटल कंडीशन पे या लिविंग स्टैंडर्ड पे। आप बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद लिविंग स्टैंडर्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो देखिए, इंक्रीज इन जीडीपी बेसिकली क्या है? डेटा ओरिएंटेड है। तो इंक्रीज इन जीडीपी हो गया, हायर इनकम पर कैपिटा इनकम हो गई, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो गए। क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन ग्रोथ हो गया, इन्वेस्टमेंट कैपिटल एडिक्वेसी हो गई। तो ये सारे के सारे जितने भी मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उन सारे टूल्स को यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ की सिचुएशन को देखा जा सकता है। लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें विच इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट या लिविंग स्टैंडर्ड को जो देखा जाता है, इसमें क्या होती है? इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ देखा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है कि मानव का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, मानव विकास कितना हो रहा है। एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के बारे में बात कर लेते हैं। मेजर्ड यूजिंग रेंज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब जैसे क्या हो जाता है? हैप्पीनेस हो गई, ठीक है, हैप्पीनेस हो गई। वुमेन पार्टिसिपेशन हो गया, वुमेन पार्टिसिपेशन हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लिटरेसी रेट हो गया, मोर्टेलिटी रेट हो गया। तो इन सब चीजों को जो है देखा जाता है जिनके बेसिस पे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर कह लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकाल रहे होते हैं। क्लैरिटी आ गई क्या चीज है दोनों में डिफरेंस? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अब जरा इन अकाउंटिंग अथॉरिटीज, हमारी दो अकाउंटिंग अथॉरिटीज हैं, हर जगह पे आप इसका नाम सुनेंगे, सीएसओ का नाम सुनेंगे और एनएसएसओ का नाम सुनेंगे। दो इनकम अकाउंटिंग अथॉरिटीज हो जाती हैं। ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत, ठीक है। और ये दोनों के दोनों डेटा कंडक्ट करती हैं, डेटा सर्वे ले रही होती है और उसके बेसिस पे ही चीजों को निकाल रही होती हैं। अब जैसे सीएसओ के बारे में ही बात किया जाए तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री एंड फॉर इवॉल्विंग एंड मेंटेनिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ
स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की संस्था है। अब यहाँ पर बेसिकली जो काम किए जाते हैं वो किए जाते हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। स्टैटिस्टिक्स के लिए इनके पास एक R&D विंग भी होना चाहिए, और इनके पास जो R&D विंग है वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी के एग्जाम पे भी स्टैटिस्टिकल सर्विस की एग्जाम आती है, ISS, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी के लिए होती है, CSO के लिए होती है। एंड दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में है। काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, मैथ्स के लिए बहुत ही रेप्यूटेड है। जिस तरीके से IITs रेप्यूटेड है, वैसे ही ISI भी रेप्यूटेड कॉलेज है यहाँ का, इंडिया का, ठीक है। तो ये इस तरीके से फंक्शन कर रहा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा होता है। Its activities include compilation of what? Compilation of national account, conduct of annual survey of industry, economic consensus, compilation of index of IIP, as well as consumer CPI. In fact ये GDP भी निकाल रहा होता है, GDP ग्रोथ रेट चेक कर रहा होता है। तो बहुत सारी चीजें CSO कर रहा होता है। हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या चीजें कैसे कैसे की जा रही हैं, बट हाँ, CSO का नाम आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। It also deals with various social statistics training, international cooperation, industrial classification, etc. तो बेसिकली क्या एक तरीके की स्टैटिस्टिक्स कंडक्ट करने वाली बॉडी है, स्टैटिस्टिक्स के लिए बॉडी है ये, ठीक है। अगली बॉडी आती है हमारी NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी करती है। द सर्वे ये बेसिकली करती है किस किस पे है? ये करती है कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर पे, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे, सोशियो कंजम्पशन पे, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज पे, सिंपल, फिर इसके बाद जो होता है सर्विस सेक्टर पे। तो बहुत सारी चीजों पे कर रही होती है। तो द सर्वे ऑफ लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग एंड डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट आर बेसिकली डन बाय दिस NSSO। क्लियर हो गया? तो ये चीज हो जाती है हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग अथॉरिटीज के बारे में। तो ये चीज आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे GDP के बारे में ही अगर बात किया जाए तो GDP देखिए तो एस्टिमेट्स किए जाते हैं ऑब्वियसली। तो एस्टिमेट करने के लिए बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो GDP को एस्टिमेट कर रही होती है। जैसे एक होती है जो हमारी CSO खुद ही की कर रही होती है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक कर रहा होता है, IMF कर रहा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बाकी NGOs भी कर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। इसके अलावा RBI भी कर रहा होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो हमारी इस तरीके से चीजों को निकल करके आ गया होता है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो CSO और NSSO के फॉर्मेट में निकल के आ जाती है। आगे हमारा टॉपिक आता है, वो आता है प्लानिंग के बारे में। तो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द प्लानिंग ऑफ द कंट्री। अब ये जो प्लानिंग की बात आती है, ये ऐसा नहीं है कि 1951 में जब प्लानिंग कमीशन बन गया तो उसके बाद से स्टार्ट होती है। एक्चुअल में इसकी शुरुआत बहुत पहले से है। और वही यहाँ पर बोलता है कि 5-year plan formed the most basic unit of planning in India. Efforts towards economic planning in India began prior to independence. और ये स्टार्ट होती है हमारी 1938 से। 1938 से शुरू होती है और 1950 तक ये प्लानिंग कमीशन बन करके तैयार हो जाता है। और प्लानिंग कमीशन बनने के बाद अब ये संस्था काम करना शुरू कर देती है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे 5-year plans के फॉर्मेट में। तो यहां तक में अगर देखते हैं तो 1938 में होता क्या है कि एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बना दी जाती है। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से हमारे कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को, या कह लीजिए हमारे कंट्री की प्लानिंग किस तरीके से करनी है। इस समय ये कांग्रेस का सेशन होती है। उस कांग्रेस के सेशन में सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं चेयरमैन रहते हैं। और ये मतलब बना देते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से बेसिकली क्या होती है कि एक प्लानिंग की शुरुआत हो जाती है। ये हो जाती है प्लानिंग की शुरुआत। ये प्लानिंग की शुरुआत केवल और केवल इकोनॉमिक टर्म में नहीं होती है, बल्कि हर एक टर्म में हो जाती है। बेसिकली दे वर फोकसिंग कि हमें अब आगे प्लान करके ही आगे चलना होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जैसा आप लोग जानते ही होंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ ही इन्होंने पास किया हुआ था। तो काफी टैलेंटेड थे और काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि दूरदर्शी थे। बहुत ही कह लीजिए कि लॉन्ग टर्म तक की चीजें सोच लेते थे। तो इस वजह से इनको ये आइडिया था कि प्लानिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन। और इसलिए उन्होंने ये काम किया था। इसी काम को आगे बढ़ाया गया था 1944 में और आया था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से कह लीजिए कि फाउंडेशन होती है CII या फिर फिक्की, जितने भी इस तरीके के हमारे पास प्रेशर ग्रुप्स हैं,
व्हाट इज दिस प्रेशर ग्रुप, हम लोग वैसे हम लोग पॉलिटी में देखेंगे, बट यहाँ पर मैं आप लोग को छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। अदरवाइज ये CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ये सब जो होता है आप लोग नाम सुने होंगे, एसोचैम का नाम सुने होंगे। तो हमारे पास कुछ एसोचैम हो गया, जैसे ये सब न्यूज़पेपर में आप लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनते होंगे, एसोचैम हो गया, CII हो गया, फिक्की हो गया। ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये सारे के सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये एक प्रेशर ग्रुप्स है। ये होता क्या है प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप का मतलब ये होता है कि दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल स्टेटस या पॉलिटिकल जो भी कंपटीशन होती है, मतलब इलेक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट स्टिल दे आर अफेक्टिंग या दे आर इंपैक्टिंग द गवर्नमेंट। बेसिकली है क्या ये ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन है, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, जैसे बहुत सारे अडानी या जितने भी लोग हैं वो एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन में जो कि गवर्नमेंट को अपनी कह लीजिए कि डिमांड बता रहे होते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि CII ने डिमांड किया कि इंडस्ट्री को ओपन कर देना चाहिए, इतना जो होता है इन्वेस्टमेंट दे देना चाहिए। ये बेसिकली डिमांड कर रहे होते हैं और इनकी डिमांड ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में बता रहे होते हैं और कंट्री के डेवलपमेंट से ही आगे की इलेक्शन कंडीशन डिसाइड हो रही होती है। तो इन सब की शुरुआत होती है 1944 से बॉम्बे प्लान में, जहां पर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे ये लोग मिलकर के आते हैं। इस 8 इंडस्ट्रियलिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे हमारे रतन टाटा हो गए या फिर बिरला हो गए, जॉन मथाई हो गए और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। 8 इंडस्ट्रियलिस्ट टोटल थे। ये लोग मिलकर के आए एंड वर्किंग टुगेदर प्रिपेयर्ड व्हाट इज नोन एज बॉम्बे प्लान। इट रिकमेंडेड अ सब्सटेंशियली इंटरवेंशन स्टेट, मतलब यही प्रेशर ग्रुप आप बोल सकते हैं कि इंटरवेंशन स्टेट इन्होंने बनाया, एंड एन इकोनॉमी विद अ साइजेबल पब्लिक सेक्टर। तो इन्होंने ये चीज बोला कि क्या करना चाहिए हमें आगे के लिए। तो बॉम्बे प्लान बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलिस्ट के एक ग्रुप था जिन्होंने इस तरीके के प्रेशर ग्रुप की बनाने की बात कही थी। और यही आगे 1944 में हमारे गांधीयन प्लान भी आती है। और गांधीयन प्लान में होता क्या है कि ये अब MSME सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि MSME सेक्टर से क्या होता है कि हर एक व्यक्ति खुद में एंटरप्रेन्योर रहेगा, खुद में बिजनेसमैन रहेगा और खुद में ही डेवलपमेंट करेगा। इनफैक्ट जो होता है इनका प्लान भी था सर्वोदय का, जिसमें क्या है सबका उदय। इनका कहना था कि अगर मान लीजिए हर एक व्यक्ति अपना डेवलपमेंट अगर कर लेता है तो इंडिया का डेवलपमेंट और वर्ल्ड का डेवलपमेंट तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड और इंडिया केवल और केवल इंडिविजुअल से मिल करके ही तब जा करके इतना बड़ा बनता है। अपना डेवलपमेंट कर लिए तो अपने आप सबका डेवलपमेंट हो जाएगा। दिस प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय श्री राम नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा किसने बनाया था। क्वेश्चन आपसे इसी तरीके के पूछे जाते हैं। दीज आर द की पॉइंट्स, ठीक है। तो ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज। ही एम्फसाइज्ड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, लोवेस्ट लेवल पे, यानी कि MSME सेक्टर के ये बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। विद प्राइमेसी टू रूरल डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्री। और MSME में इन्होंने क्या फोकस किया था, कॉटेज इंडस्ट्री को लेके। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये चलाते थे चरखा, सूत काटते थे और कहते थे कि यही काम करिए, और घर घर बैठ करके यही काम उस समय किया जा सकता था। अब जैसे आज की डेट में पापड़ बनाया जा सकता है, अचार बनाया जा सकता है, बहुत काम किए जा सकते हैं, चटाई बनाई जा सकती है, अगरबत्ती बनाई जा सकती है, लेकिन उस समय क्या है, चरखा का सीजन था, चरखा वाली चीज फटाफट की जा रही होती है। 1945 में इसके बाद नेक्स्ट प्लान आता है, इसको बुलाता है पीपल्स प्लान। और ये पीपल्स प्लान जो है वो ड्राफ्ट किया गया था एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट के द्वारा। इट गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उन्होंने कहा था कि देखिए दोनों को हमें फोकस करके चलना पड़ेगा, बिकॉज एक चीज एग्रीकल्चर जो है वो जनता का पेट भर रही होती है और इंडस्ट्री उन्हीं जनता को फिर मतलब कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट दे रही होती है। तो अगेन जो है हमें दोनों को फोकस करके चलना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है और आप लोग देख रहे होंगे गवर्नमेंट इस समय 2 इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। एक है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो देखिए लॉकडाउन में जो भी छूट वगैरह मिली है उसमें इन्हीं दोनों सेक्टर को कहा गया है कि आप आगे आकर के काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये जानती है कि यही दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो हमारी कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी देखिए सर्विस सेक्टर, ये तो सीधी सी बात है, इंडिया की तो धूम है इसमें, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो जिसको बोला जाता है फूट लूज सेक्टर, मतलब इनको कहीं ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, ये घर पे बैठ करके वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है। तो इट रिकमेंडेड नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल एंड प्रोडक्शन। तो काफी अच्छी चीज बोली गई थी हमारे पीपल्स प्लान में एम.एन. रॉय के द्वारा। आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट 1950 का प्लान है जो सर्वोदय प्लान कहलाता है। सर्वोदय एक्चुअल में कंसेप्ट है गांधी जी का भी और विनोबा भावे का भी, दोनों लोगों का कंसेप्ट है।
तो सर्वोदय प्लान एज ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण ने इसको ड्राफ्ट किया था। देखिए सबका ड्राफ्टिंग आपको पता होना चाहिए किसने किया, जैसे यहाँ पर ड्राफ्टिंग सुभाष चंद्र बोस की हो जाएगी, यहाँ पे ड्राफ्टिंग जो 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके द्वारा हो जाएगी, यहाँ पे ड्राफ्टिंग श्रीराम नारायण के द्वारा, यहाँ पे ड्राफ्टिंग एमएन रॉय के द्वारा, यहाँ पर ड्राफ्टिंग जयप्रकाश नारायण के द्वारा। दिस प्लान इटसेल्फ वाज इंस्पायर्ड बाय गांधीयन प्लान एंड सर्वोदय आइडिया ऑफ विनोबा भावे। यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर हो गया, जैसे यही वाला काम है, एग्रीकल्चर हो गया और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को फोकस करने की बात कही गई थी। मतलब यहाँ पर अगर कहा जाए तो एग्रीकल्चर और साथ में एमएसएमई सेक्टर को फोकस करने की बात कही जा रही है, इंडस्ट्रीज को नहीं, एमएसएमई सेक्टर को फोकस करने की बात कही जा रही है। तो आई गेस आप लोगों को सारा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, क्या चीज है सब में, कैसे कैसे आगे बढ़े हैं हम। तो देखिए यहाँ पर आपको दो तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेगा ये होगा जैसे आपके कम्युनिस्ट तरीके के देखने को मिलेगा, जहां पर इन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मतलब आइडियल सिचुएशन के बारे में बात की गई है। यहाँ पर इन्होंने बात किया थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन, लेकिन ये सोशलिस्ट है, ये सोशलिस्ट कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, मतलब एमएसएमई सेक्टर के उत्थान के लिए बात कर रहा है। बाकी ये तो सोशलिस्ट है ही, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और बाकी ये क्या है, दिस इज कैपिटलिस्ट सिस्टम, कि जहां पर ये इकोनॉमी को फ्री हैंड देने के बारे में बात कर रहा है, एंड दिस इज द बिगिनिंग। तो यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है। तो क्लैरिटी आ गई होगी आप लोगों को क्या चीज है इसके बारे में। अब जरा हम लोग शुरू करते हैं हमारा 5 ईयर प्लान, क्योंकि हम लोगों ने देखा 1950 के बाद प्लानिंग कमीशन बन जाती है। प्लानिंग कमीशन एक तरीके की थिंक टैंक होती है, जैसे कि हमारा इस समय क्या है, इस समय हमारा नीति आयोग बना हुआ है, तो एक तरीके का थिंक टैंक है। पहले जो प्लानिंग कमीशन थी वही आज की डेट में नीति आयोग हो गई है। आप बोल सकते हैं प्लानिंग कमीशन का एक नया अवतार है, न्यू वर्जन है नीति आयोग। तो हम लोग जरा शुरू करते हैं प्लानिंग कमीशन, जिन्होंने 5 ईयर प्लान वगैरह शुरू किए थे। अब देखिए 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस ये स्टार्ट होता है 1951 से। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम रशिया। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, सोशलिस्ट कंसेप्ट है, और सोशलिस्ट कंसेप्ट आएगा कहां से, ऑब्वियसली रशिया से ही आएगा, क्योंकि वही एक सरकार है। तो इंडिया हैज लॉन्च 12 5 ईयर प्लान सो फार। उसके बाद से क्या हुआ था कि हम लोग नीति आयोग पे आ गए हैं, और हम लोग अब अलग अलग तरीके के प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग कर रहे होते हैं जो 1 ईयर वाला कर रहे होते हैं, फिर हम लोग कर रहे होते हैं 7 ईयर वाला कर रहे होते हैं विजन, इसके अलावा हम लोग कर रहे होते हैं 15 ईयर का। तो हम लोग क्या है कि लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म भी देख रहे हैं, और इंस्टेंट टर्म भी देख रहे हैं। तो हर तरीके का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्लानिंग को हम लोग इंडिया के डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951। अब देखिए 1951 से लेकर के 2017 तक में 12 5 ईयर प्लान आए हैं। हालांकि 12 5 ईयर प्लान को 2 साल से एक्सटेंड भी कर दिया गया था, और 2019 तक ये गया है। उसके बाद की आगे की चीजें तो खैर नीति आयोग ही संभाल रहा है। तो ये पूरा का पूरा टर्म आ जाता है। इसमें क्या है कि बहुत सारे अप्स आए, बहुत सारे डाउन्स आए, कई जगहों पे हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, कई जगहों पे हम फेल भी हुए हैं। अलग अलग टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, जिसके कारण से हमारी इकोनॉमी बहुत ही उछाल और बहुत ज्यादा डाउन्स आते रहे हैं। अगर हम लोग एक आइडिया लें कि आखिर में ये अप्स एंड डाउन्स क्या आए हैं, तो दिस इज द अप्स एंड डाउन्स। यहाँ पर जो होता है अलग अलग 5 ईयर प्लान लिया गया, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 12 5 ईयर प्लान इस तरीके से यहाँ पर नोट किया गया है। बाकी जब यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज बेसिकली ग्रोथ रेट, यहाँ पर किस तरीके से ग्रोथ रेट रही है। जो रेड वाला कर्व है, रेड वाला कर्व आपको दिखाएगा कि ये है जो टारगेट किया गया था, और ब्लू वाला कर्व है जो अचीव किया गया था। ठीक है, तो ये अचीव की गई है चीजें। तो जब आप देखेंगे, देखिए ब्लू वाला कर्व अभी क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में काफी अच्छा परफॉर्म किया था और टारगेट से काफी ऊपर रहा। सेकंड 5 ईयर प्लान में टारगेट और अचीव दोनों नियर अबाउट सेम से ही सिचुएशन है। लेकिन उसके बाद से क्या होता है कि हमारी अचीवमेंट की कंडीशन गिरते जा रही है, और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जाकर के हम लोग बेसिकली कवर कर पा रहे हैं, हम लोग ऊपर उठ पा रहे हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद हम लोग चलते हैं, ऊपर चलते हैं, लेकिन उसके बाद से 10th 5 ईयर प्लान में हम लोग अगेन नीचे गिर जाते हैं, और फिर हमारी कंडीशन खराब हो जाती है, और हम लोग लगातार कम ही रहे हैं टारगेट से। और ये चीज अभी क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि टारगेट हम लोग अब थोड़े से ज्यादा ही एम्बिशियस कर रहे हैं, और उतना अचीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। और बाद में ग्लोबल कंडीशन भी काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ ही रही है। तो 1991 के बाद से हमें क्या है, एक अच्छा हमें कह लीजिए बूस्ट देखने को मिला है, बूस्ट टू इकोनॉमी देखने को मिला है। और ये बूस्ट टू इकोनॉमी हमें देखने को मिला है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ये हमें देखने को मिलता है। अब अगर देखा जाए एक एक प्लान के बारे में जरा डिटेल से देखना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कहा जाए तो देखिए इट वाज बेस्ड ऑन हेराल्ड-डोमर मॉडल। अब देखिए अगर जरा यहाँ पर कहानी जरा सुन लेते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद में होता क्या है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू बना दिए जाते हैं पीएम। अब ये होता क्या है कि इनके पास दो ऑप्शन होता है कैसे आगे बढ़े, क्या हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेकर के आगे बढ़े या फिर हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी लेकर के आगे बढ़े। चूंकि इन्होंने क्या है, सीधी सी बात है, लॉयर थे और इनको जानकारी काफी अच्छी थी क्योंकि फॉरेन से पढ़ के आए हुए थे, तो इनको दोनों इकोनॉमी के बारे में आइडिया था कि क्या सिचुएशन होने वाली है। इनफैक्ट जब आप देखेंगे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे उस समय जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स या जितने मिनिस्टर थे मैक्सिमम लॉ के ही थे। लॉ के इसीलिए क्योंकि सबको जो है जानकारी थी, सबको, उन्हीं लोगों को तो एक्चुअल में वर्ड की नॉलेज थी कि क्या है वर्ड, तो इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट कहा जा सकता है कि लॉ ल्यूमिनरी के होने की वजह से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया जो आज की डेट में सबके लिए कह लीजिए कि जो होता है एक रेफरेंस पॉइंट बन गया है, बेंचमार्क बन गया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी चीज हम लोगों ने की है। वर्ल्ड में हम लोग एक अच्छा बेंचमार्क आगे बढ़ाते आ रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस के दौरान में भी हम लोग काफी अच्छा बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं हालांकि हमारे पास क्या होता है, गड़बड़ चीज हो जा रही है, कभी किट खराब हो जा रहा है, कभी कुछ गड़बड़ हो जा रही है, तो चलिए ठीक है, अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। तो अब यहाँ पर जरा आते हैं वापस से। प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, इनके पास दो ऑप्शन था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेकर के आगे चलना, मतलब कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है जैसा कि बॉम्बे प्लान में बोला गया था, या फिर हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी लेकर के आगे बढ़ना है जो गांधी जी का विजन था। ठीक है, गांधी जी का विजन बोल लीजिए या सर्वोदय विजन बोल दीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर फोकस करना है तो यानी एग्रीकल्चर को आपको फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आपको फोकस करना है तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज को फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज थे कि क्या आगे बढ़ना है, बिकॉज दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ ये फूड प्रोवाइड करेगा जो कि अगेन इंडिया को जरूरत थी, और ये प्रोवाइड करेगा ग्रोथ, मतलब ये प्रोवाइड करेगा पैसा, तो इसकी भी जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, सबको आगे लेकर चलते हैं, सबको आगे लेकर के चलते हैं, मतलब सबको ही आगे फोकस किया जाएगा। और ये सबको फोकस करने का मॉडल दिया गया था हेराल्ड-डोमर मॉडल का। लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस का किया गया था वो फोकस किया गया था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सबको लेके चले थे लेकिन एग्रीकल्चर को ज्यादा लेकर के चले थे। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो होता है जो टारगेट किया था, टारगेट 2.1 किया गया था, लेकिन अचीव हम लोगों ने 3.6 किया था। ऑब्वियसली ये तो वही बात हो गई कि 0 नंबर से 50 नंबर आपने अचीव करना स्टार्ट कर दिया था। तो इनिशियल स्टेज में इकोनॉमी को आगे बढ़ाना काफी आसान होता है, टफ तब होता है जब आप एक सर्टेन लेवल अचीव कर लिए होते हैं। फिर भी ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारी काफी अच्छी अचीवमेंट रही थी। देखिए आपको ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको याद करना है कि कब कब आगे बढ़ा है, कब कब हम लोग नीचे गिरे हैं, कब कब डाउन रहे हैं। क्लियर हो गया। अगर आउटकम के बारे में बात करें तो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए हमें काम करना पड़ेगा इरिगेशन के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए। तो इरिगेशन के लिए इन्होंने सीधी सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ डैम्स बनाए गए थे, बांध बहुत सारे बनाए गए थे। जैसे एक बनाया गया था मिट्टू डैम, दूसरा बनाया गया था हीराकुंड बांध, तीसरा बनाया गया था भाखड़ा नांगल डैम। तो ये सारे के सारे डैम इस पीरियड में बना दिए गए थे। आगे बात करें अगर तो देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान आता है। सेकंड 5 ईयर प्लान मतलब 1956 से 61 के बीच में। हालांकि इस दौरान में हमारी पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही थी और जम्मू कश्मीर के साथ हम लोग निगोसिएशन कर रहे थे। तो अगेन जो होती है यहाँ पर क्या है, कुछ पॉलिटिकल कंडीशन उतनी ज्यादा सेफ नहीं थी, अच्छी नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ हम लोगों ने 1955 के बाद से, मतलब 1958 में एक अकॉर्ड साइन कर लिया था, जो कि 1955 के बाद से लगातार निगोसिएशन का ही एक फर्क आता है। और यहीं से हमारी निकल के आती है आर्टिकल नंबर 35A और आर्टिकल नंबर 370, जिसको कि अब मतलब मतलब कह लीजिए कि इनवैलिड करार दे दिया गया है। तो चलिए ठीक है, तो ये चीजें हुई थी 1958 में। तो वहां की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी पॉलिटी में देखेंगे कि एक्चुअल में इसका क्या सीन था। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें, देखिए टारगेट ग्रोथ रेट 4.5% था, अचीव हम लोगों ने 4.3 किया था। तो ठीक है, नियर अबाउट देख सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर मॉडल जो है वो बेस्ड ऑन पीसी महालानोबिस मॉडल था। अब देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान के सक्सेस के बाद हम लोगों ने ये देख लिया था कि हम लोग एग्रीकल्चर को भी आगे लेकर के चलना है और हमें इंडस्ट्री को भी आगे लेके चलना है। लेकिन यहां पर यह सिचुएशन होना शुरू कर दी गई कि यार देखो एग्रीकल्चर तभी आगे काम कर पाएगा जब इंडस्ट्री हमारी, मतलब कि जितनी भी सिस्टम है वो अगर काफी मॉडर्न है, काफी अच्छे रहे। तो यहाँ पर जो हमारे महालानोबिस मॉडल थी, इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हैवी इंडस्ट्री को फोकस करते हैं, बड़ा फायदा है इसमें, हैवी इंडस्ट्री को आगे लेकर के चलते हैं
और इससे हमें अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हालांकि ये मॉडल फेल कर गया हमारे यहाँ पे इंडिया में, उतना आगे नहीं बढ़ पाया हैराल्ड कह लीजिए पीसी महालनोबिस मॉडल। तो यहाँ पर जो फोकस था वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आएगा क्वेश्चन में आपके हेवी इंडस्ट्री के लिए, तो हेवी इंडस्ट्री को फोकस किया गया था यहाँ पर। दिस प्लान वाज सक्सेसफुल, बोला जाता है सक्सेसफुल है, हालांकि उतना कुछ खास हम लोगों ने अचीव नहीं किया था। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि हम लोग सीधी सी बात है हेवी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। तो देखिए 5 स्टील प्लांट जो है वो स्थापित किए गए थे, एक दुर्गापुर में किया गया था, जमशेदपुर में किया गया था, भिलाई में किया गया था। तो ये सारे के सारे प्लांट इस तरह से स्थापित किए गए थे, स्टैब्लिश किए गए थे इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। नाम आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, और ये हो जाता है 1961 से 66 के बीच में, जिसमें हम लोगों की 1962 में वॉर भी हो रखी है चाइना के साथ में। तो ये हमारी वॉर में हम लोगों को काफी मतलब प्रॉब्लम सिचुएशन हो गई थी। इसके बाद हमारा जो लद्दाख के पास में कह लीजिए कि रीजन है वो हमारा निकल गया था। तो हमारे पास जो कंडीशन थी, जैसे क्या है कि अगर एक छोटा सा आइडिया दिया जाए तो ये हमारी इंडिया का मैप इस तरीके से आप मतलब रफ मैप बोल सकते हैं। तो ये जो इलाका था, ये इलाका और दूसरा अरुणाचल प्रदेश का ये इलाका, ये दोनों इलाके टेंशन इलाके अब बन चुके थे, जिसको कि आगे गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। और ये हुआ था क्यों? ये हुआ था फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। क्या चीज है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पॉलिटी के सेक्शन में। इनफैक्ट ये पूरा सेक्शन आईआर का सेक्शन में आ जाता है, जो कि हमारे प्रिलिम्स में नहीं है। खैर चलिए, तो दिस इज टू गिव यू अ क्लू कि आप चीजों को जाकर के देख सकते हैं। बाकी देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में अगर बात किया जाए तो टारगेट रोड 5.6 था और अचीव हम लोगों ने 2.8 किया था। तो हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है। क्यों देखने को मिली है? सीधी सी बात है, यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन बहुत गड़बड़ है, क्योंकि वॉर कंडीशन हो गई थी। वॉर 1962 में वॉर हो गई थी, और वॉर के बाद हम लोग सीधी सी बात है हार गए थे अगर, तो हमें कई सारी कह लीजिए कि फेल्ड सिचुएशन हमें देखने को मिल गई थी, जहां पे हमारे पास डिमांड भी अगेन काफी ज्यादा स्टार्ट हो गई थी, स्टारवेशन स्टार्ट हो गया था, भूख से लोग मरना शुरू कर दिए थे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कंडीशन स्टार्ट हो गई थी। द मेन टारगेट ऑफ दिस प्लान वाज टू मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट एंड टू रीच सेल्फ एक्टिव पोजीशन टू टेक ऑफ। ठीक है, तो ये इसमें फोकस किया गया था कि ये चीज है। ड्यू टू चाइना वॉर एंड इंडो पाक वॉर 1965 की वॉर भी यहां पर है, दिस प्लान कुड नॉट अचीव इस टारगेट ऑफ 5 to 6%। तो जब ये प्रॉब्लम सिचुएशन हो गई थी, वॉर कंडीशन हो गई थी, तो अब सीधी सी बात है हमारा प्लान पहली बार फेल किया था। मतलब जितना हम लोगों ने सोचा था उतना अचीव नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से अब ये हुआ कि यार ऐसा है कि पहले हमें रोलिंग प्लान चला लेना चाहिए, मतलब 1 ईयर प्लान चला लेना चाहिए, एनुअल प्लान चला लेने चाहिए, क्योंकि अभी कंडीशन कंट्री में ऐसी नहीं है। क्योंकि एक तो भूखमरी की सिचुएशन बनी पड़ी है, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना कुछ फास्ट फूड है, और वॉर के कंडीशन के साथ हमारी इकोनॉमी और चरमरा चुकी है। तो हमारे पास कंडीशन इस लायक है नहीं कि हम लोग लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बात कर सके। तो लॉन्ग टर्म विजन की बजाय अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म पे फोकस करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म पे फोकस करने का मतलब था कि रोलिंग प्लान चलाना। इसको प्लान हॉलिडे भी बोला जाता है। 3 साल 3 एनुअल प्लान से 1966, दिस इज नॉट 1960, दिस इज 69 एक्चुअली। ठीक है, चलिए खैर यहाँ पे फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है भूखमरी की कंडीशन बनी हुई है, तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी। तो फूड रिक्वायरमेंट की वजह से हम लोगों ने एम्फसाइज किया एग्रीकल्चर की ओर में। एग्रीकल्चर की ओर में फोकस करने का मतलब यह था कि अब ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हुआ, और यहाँ पे हमारे निकल के MS स्वामीनाथन साहब, और ये स्वामीनाथन साहब ने दिया था क्या? ग्रीन रिवोल्यूशन। और यहीं से स्टार्ट होता है ग्रीन रिवोल्यूशन की कहानी, यहीं से HYV सीड की कहानी आती है, यहीं से फर्टिलाइजर की कहानी आती है, और यहीं से इरिगेशन डेवलपमेंट की कहानी भी आती है। तो काफी ज्यादा एक कह लीजिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू हम लोगों ने काफी अच्छा एक फ्यूचर बनाना शुरू कर दिया था। ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड यूसेज ऑफ high yield variety seed, extensive use of fertilizer, exploitation of irrigation potential and soil conservation. This was the main focus area of this rolling plan. इस rolling प्लान के बाद ये हो गया था कि हम लोग जहां पर चीजों को इंपोर्ट करते थे, अब हम लोग स्टार्टेड बिकमिंग एक्सपोर्टर बन चुके थे। यानी कि हमारे पास क्या है कि फूड सफिशियंसी हो गई थी, फूड सफिशियंसी हो गई। यानी कि हमारा जो एक टारगेट था भुखमरी का, यह हम लोगों ने
हटा दिया। अब हमारा था कि आगे वॉर की कंडीशन के कारण से जो हमारी इकोनॉमी इस समय जो चरमराई हुई है, जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयड लोग हो रखे हैं, उनको कैसे आगे लेकर के चलना है। तो इनको आगे लेके चलने के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया, फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से 1974 तक चलती है। यहाँ पर भी ग्रोथ रेट अब थोड़ा सा अचीव करना हम लोगों ने, देखिए ग्रोथ ऊपर होना शुरू हो गया था, तो हम लोगों ने अभी भी क्या है उतना ज्यादा अचीव तो नहीं कर पाया था, बट स्टिल इट वाज अ गुड पीरियड, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग ग्रोथ के साइड में टेंड करना शुरू कर दिया था। मतलब यहाँ पर देखिए डिक्लाइन फॉल देखने को मिल रही है, लेकिन अब यहाँ पर फिर से एक राइज देखने को मिलना शुरू हो गया था। देयर वर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान। एक क्या कि अब कंट्री को स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो हम लोग फूड में सफिशिएंट हो गए हैं, अब हमें क्या है कि बाकी अन्य चीजों में भी सफिशिएंट होना पड़ेगा, तभी जाकर के इकोनॉमी आगे सस्टेबल बन पाएगी। लेकिन यहाँ पर केस ये हो गया था कि गरीबी हटाओ, यहाँ पर जो होता है इंदिरा गांधी के द्वारा एक स्टेटमेंट, मतलब कह लीजिए कि जो होता है पॉलिटिकल टाइम पे एक स्लोगन दे दिया गया था, गरीबी हटाओ, और इस स्लोगन की काफी ज्यादा चर्चा हो गई थी और बहुत ही ज्यादा इन्होंने मतलब कह लीजिए कि फेम हो गया था इनका। तो इस तरीके से जो होती है सिचुएशन हो गई थी यहाँ पर। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, उसमें फिफ्थ 5 ईयर प्लान होती है 1974 से 1975 के बीच में। और आप लोग को पता होगा पॉलिटी में जितने लोगों ने पढ़ा होगा कि दिस टाइम वाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इसी के दौरान में आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसी सिचुएशन में हुए थे। यहीं पर हुआ था जो ब्लैक डे बोला जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहीं पर देखने को मिली थी। मतलब यहाँ पर भी क्या है कि पॉलिटिकल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी और वो थी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब ये था, दिस इज प्रोग्राम, ये था कि अब ये चीज समझ में आ गई थी कि एग्रीकल्चर के लिए एक प्रॉब्लम अकेले नहीं होती है, ये सारा का सारा इंटीग्रेटेड है, चाहे वो सॉइल हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे डेजर्ट को ही अगर कुछ मान लीजिए कि करना है तो डेजर्ट के लिए भी इंटीग्रेटेड प्लान बनाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों ने कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी, CADP की नींव रखी, CADP को हम लोगों ने प्लान किया। और इस कमांड एरिया, दिस इज कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम निकाले। जैसे एग्रीकल्चर के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट निकाला, डेजर्ट के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट निकाला, तो अलग अलग तरीकों के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स निकालना शुरू कर दिया। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं अपना इकोनॉमी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू मेक एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन द ग्रोइंग पाथ, ठीक है। तो ये हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो बेसिकली देखिए इसी वजह से हमारा टारगेट ग्रोथ था 4.4%, लेकिन अचीव हम लोगों ने कितना किया, 4.8%। मतलब हम लोगों ने काफी अच्छी अचीवमेंट हमें देखने को मिल गई थी। दिस इज द थिंग, दिस इज द ईयर, ठीक है। तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल गई थी। इन दिस प्लान टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर। तो देखिए एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। केम नेक्स्ट टू इंडस्ट्री एंड माइंस। बाकी भी देखिए हम लोग बाकी चीजों को भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो हम लोग हर एक एरिया को फोकस कर रहे हैं। Overall, this plan was successful, which achieved the growth of 4.8% as target of 4.4%. Important इसमें यह है कि this draft of this plan was prepared by DP धर, एक IAS ऑफिसर थे, DP धर के द्वारा बनाया गया था। This plan was terminated in 1978. क्यों? क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन के बाद से काफी ज्यादा जो होती है कांग्रेस गवर्नमेंट की प्रॉब्लम हो गई थी, और वहां पर जनता गवर्नमेंट अब निकल करके आती है, जनता गवर्नमेंट। और जनता गवर्नमेंट भी जो होती है वो उद्धव ठाकरे टाइप की निकल जाती है, मतलब कि कुछ खास काम कर नहीं पाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इस वजह से अगेन जो होती है फॉल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिल जाती है, और फॉल ऑफ गवर्नमेंट के बाद से वापस से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट रीस्टैब्लिश हो जाती है, और अगेन हमारा एक नया प्रोग्राम निकल के आ जाता है। अगर आउटकम ऑफ दिस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो देखिए द प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1978, द एम्फसाइज शिफ्टेड टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स 20 प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आप लोग पॉलिटी में देखेंगे, कुछ खास है नहीं, तो यहाँ पर मैं स्किप करता हूँ। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या थी कि पॉलिटिकल कंडीशन काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि पॉलिटिकल कंडीशन वीक हो चुकी है, क्योंकि जनता गवर्नमेंट आगे तो गई थी, लेकिन ये क्या है कि पहली बार गवर्नमेंट में इस समय फॉल देखने को मिला था, फॉल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिला। मतलब यहाँ पर चीजें पूरी तरीके से चल नहीं पाए। तो अब सीधी सी बात है, स्टेबल
पॉलिटिकल कंडीशन है नहीं, तो जो हमारी प्लानिंग भी है वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 5 ईयर प्लान तो तभी फोकस किया गया था कि एक गवर्नमेंट रहेगी, सिंगल गवर्नमेंट जो चल रही होगी, सिंगल गवर्नमेंट, और ये भी 5 ईयर की होती है, वही सिंगल गवर्नमेंट अपना 5 ईयर प्लान अपना आगे लेकर के चलेगी। तो चूंकि यहाँ पर फॉल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल गया था, इसीलिए यहाँ पर इसके भी फॉल देखने को मिल गया, मतलब इसमें भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट रीस्टैब्लिश होती है, तो रीस्टैब्लिशमेंट के बाद फिर से ये गवर्नमेंट देखने को मिल जाती है। तो रोलिंग प्लान में क्या होता है कि यहाँ पर बेसिकली 2 रोलिंग प्लान्स हो जाते हैं, 1978 टू 79 और 79 टू 80 के बीच में। दिस प्लान वाज स्टार्टेड बाय एनुअल प्लान ऑफ दिस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ 5th ईयर प्लान। तो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं होता है, जो 5th 5 ईयर प्लान की जो चीजें होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, उन्हीं को केवल आगे लेकर के बढ़ाया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर किसी का कह लीजिए कि फोकस एरिया रहता ही नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तरफ इंदिरा गांधी का फोकस एरिया रहती है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से रीस्टैब्लिश करना है, और दूसरे तरफ जो जनता गवर्नमेंट है उसका करना है कि किस तरीके से हम लोग पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल सिचुएशन हम लोग अच्छी कर पाए अपनी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा होता है। दिस इज बेसिकली पॉलिटिकल टर्मोइल, जिसके कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफी ज्यादा हमें एक कह लीजिए कि बैरियर बन जाती है, इकोनॉमिक बैरियर पे दिक्कत आ जाती है। इसके बाद से हमारा 1980 के बाद से रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बाद से एक नया प्रोग्राम आता है, 6 5 ईयर प्लान। अब यहाँ पर क्या होगा, गरीबी हटाओ वाली चीज फिर से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या है कि टारगेट ग्रोथ रेट हम लोगों ने 5.2 किया था, लेकिन हम लोगों ने अचीव काफी अच्छा किया, 5.7 किया। तो देखिए हमारी ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिली थी यहाँ पर भी। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम वाज क्या, गरीबी हटाओ। अगेन जो है देखिए पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में ही बात किया गया था, क्योंकि हमारी इंदिरा गांधी का मकसद ही क्या था, 1974 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस दौरान में क्या था, उस दौरान में इलेक्शन में ही क्या था, गरीबी हटाओ। तो ये गरीबी हटाओ वाली चीज इनका जो मेन मकसद था, गरीबी हटाओ, तो ये काफी अच्छा था और यही जो है आगे बढ़ाया भी गया पॉवर्टी एलिवेशन के फॉर्मेट में। और टेक्नोलॉजी जो होती है सेल्फ रिलायंस हो गई थी यहाँ पर, यहीं पर इंटरनेट का सीन होना शुरू हो गया था। लेकिन इसमें भी केस हो गया था क्या, 1984 की जो चंडीगढ़ वाली पंजाब की कंडीशन हो गई थी, पंजाब मतलब अटैक हो गया था, और इस पंजाब अटैक के बाद में हमारी जो इंदिरा गांधी थी उनको शट डाउन कर दिया गया था। खालिस्तान मूवमेंट इसमें काफी ज्यादा टॉप पे आ गया था, खालिस्तान मूवमेंट। और उसके बाद से यहाँ पर जो होती है मतलब खालिस्तानी मूवमेंट पे फोकस किया गया, उनको रोका गया, और इस तरीके से हमारी कंडीशन जो होती है पॉलिटिकल कंडीशन चल रही थी, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट फिर आ जाती है और इस तरीके से हमें आगे देखने को मिल जाता है। द फोकस इट वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग एंड ट्रेंड टू ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल के साइड में बेसिकली ये चला गया था। अगर आउटकम के बारे में बात करें तो देखिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो होती है फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस की गई थी। कैसे, अब यहाँ पर क्या हो गया था, बैंक्स का नेशनलाइजेशन करने की बातें स्टार्ट हो गई थी, दूसरी बार सेकेंड टाइम बैंक्स नेशनलाइजेशन हो गया था। इसके अलावा गल्फ वॉर की सिचुएशन भी बनना शुरू हो गई थी, काफी ज्यादा टेंशन शुरू हो गया था, और उसके बाद से हम लोग लिबरलाइज करना शुरू कर दिए थे, चीजों को ओपन करना शुरू कर दिए थे। फैमिली प्लानिंग जो होती है इसकी मतलब बहुत ज्यादा जो होती है फोकस बन गई थी, क्योंकि इस समय जो हमारे संजय गांधी साहब थे, इन्होंने क्या है, संजय गांधी इन्होंने क्या है फैमिली प्लानिंग के लिए नसबंदी वगैरह कराना शुरू कर दिया था, और काफी लार्ज स्केल पे, मतलब ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं तो ट्रेन में सबकी मतलब नसबंदी करा दी जा रही है। तो इस तरीके से क्या है कि काफी ज्यादा ये फैमिली प्लानिंग को लेकर के फोकस किया गया था कि हमें फिजिकली क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पॉपुलेशन कंट्रोल किए हम लोगों को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मेन फोकस एरिया रखा गया था। क्लियर हो गया क्या चीज है। अगला आता है 7 5 ईयर प्लान। 7 5 ईयर प्लान में क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, गवर्नमेंट दूसरी आ चुकी है, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट आ चुकी है। यहाँ पर क्या है कि टारगेट हम लोगों ने 5% का किया था, अचीव हम लोगों ने अगेन 6% का किया था। क्यों, क्योंकि हम लोग अब लिबरलाइज करना इकोनॉमी शुरू कर दिए थे, और इस समय जैसे क्या होता है इकोनॉमी जब पीक पकड़ना शुरू करती है तो पीक पकड़ते जाती है और फॉल डाउन अचानक से होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, देखिए फॉल डाउन यहाँ पर भी अचानक से हो रहा है, ये अचानक से, यहाँ पर भी देखिए अचानक से हो रहा है, तो फॉल डाउन अचानक से हमें देखने को मिलता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इंक्लूड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के लिए, एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि अब जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी एक्चुअल में, तो इन्होंने क्या किया था, चूंकि ये कुछ ज्यादा ही वेस्टर्न कल्चर के थे, वेस्टर्न मॉडल के थे, तो इन्होंने क्या है कि वेस्टर्न चीजें लाना शुरू कर दी थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर इंटरनेट हो गया। तो इन्होंने बेसिकली क्या है कि फोकस जो किया वो सर्विस सेक्टर की ओर ज्यादा किया था, सर्विस सेक्टर कह लीजिए या फिर कह लीजिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर ज्यादा किया गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर।
और खैर कहेंगे तो दिस वाज द नीड ऑफ द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए तो हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रीन रिवोल्यूशन दे लिया था, और ग्रीन रिवोल्यूशन का हम लोग अब पुअर इफेक्ट देखना शुरू कर दिए थे कि अब लोगों की कंडीशन, मतलब खेतों की सिचुएशन, बॉलवर्म का अटैक, ये सब हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। तो एक तरफ जब हारना शुरू हो जाता है तो दूसरी तरफ फिर फोकस बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने बेसिकली फोकस बढ़ाना इस साइड में शुरू कर दिया था, एंड वी वर ट्राइंग टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। और यही जो था वो एम्प्लॉयमेंट का एक नया जरिया बनना शुरू हो गया था। अब यहां पर क्या था, फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर गॉट द प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। दिस वाज इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी पा गया था पब्लिक सेक्टर पे, और आप लोग देख सकते हैं ये काम किया जा सकता है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के ही कारण से। द प्लान अगेन जो होता है एक बड़ा सक्सेस देखने को मिल गया था, लेकिन उसके बाद से होता क्या है कि फिर से एक गल्फ वॉर हो जाती है और काफी ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग एक तो इस समय काफी ज्यादा कह लीजिए कि फ्लेक्सिबल, कह लीजिए कि हम लोग बहुत ही रेजिलिएंट सिचुएशन, हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा रेजिलिएंट हो रखी थी, और हम लोग इस समय काफी वीक पोजीशन में थे। अभी तो हम लोग उठना शुरू किए थे, लेकिन फिर अचानक से गल्फ वॉर हो जाता है, ऑयल क्राइसिस आ जाती है। इस ऑयल क्राइसिस के बाद से अगेन यू हैव टू चूज वन वाली कंडीशन हो जाती है, क्योंकि यूएसएसआर का यहाँ पर अब हमें फॉल देखने को मिल जाता है। तो अब बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो जाती है जिनके कारण से अब इंडिया की इकोनॉमी अब चरमराना शुरू कर देती है। तो इंडिया की इकोनॉमी में अब बचता क्या है कि अब यहाँ पर फॉरेक्स करेंसी ही खत्म हो जाती है। तो फॉरेक्स करेंसी खत्म होने के कारण से अब आईएमएफ हमें लोन देना मना कर देता है। लेकिन आईएमएफ देखिए जब भी लोन देता है तो अपनी कुछ शर्तें लगा देता है, कंडीशंस लगा देती है। इस कंडीशन के कारण से इंडिया में उस समय जो तत्कालीन गवर्नमेंट उस समय की थी, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और उस समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ये उस समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन्होंने एक प्लान निकाला, और ये प्लान था हमारा एलपीजी प्लान, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन प्लान। और इस तरीके से हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया। हम लोग कह लीजिए कि एफडीआई एफआईआई के लिए ओपन हो गया, फॉरेन मार्केट के लिए हमारी इकोनॉमी अब खुल चुकी थी, फॉरेन इकोनॉमी के लिए, या फिर कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड के लिए हमारी इकोनॉमी अब खुल चुकी थी। और इस तरीके से हम लोग अपने फॉरेक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो इतनी सारी सिचुएशन है, ये काफी ज्यादा एक बॉइलिंग पॉइंट है। दिस इज द बॉइलिंग सिचुएशन, और इस बॉइलिंग सिचुएशन के कारण से कभी भी आप अगेन लॉन्ग टर्म गोल नहीं ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल तभी लिया जाता है जब स्टेबल सिचुएशन रहती है। अब यहाँ पर क्या है, अगेन हमें शॉर्ट टर्म देखना शुरू हो गया था, क्योंकि कंट्री में पैसा नहीं था। एक तरह से समझ लीजिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे कोरोना के टाइम पे इस समय जो उठा हुआ है, दिस इज हेल्थ इमरजेंसी। हेल्थ इमरजेंसी इस समय उठी हुई है कि जितनी भी चीजें कर सकते हैं हेल्थ को लेकर के, वो सारी चीजें लगातार की जा रही हैं। सिमिलरली उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी थी कि फाइनेंस को लेकर के जितनी भी चीजें की जा सकती है वो सारी चीजें फोकस की जा रही थी। तो हेल्थ इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इस तरीके से चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो उस समय की सिचुएशन ये थी। तो इसलिए हम लोगों ने 5 ईयर प्लान के बजाय हम लोगों ने एनुअल प्लान की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया, और एनुअल प्लान हम लोगों ने इस तरीके से 1990 से 91 और 91 से 92 दो एनुअल प्लान्स लेकर के आए। Fate 5 year plan could not take place due to volatile political situation at the center। 2 एनुअल प्रोग्राम इस तरीके से लेकर के आए, और अगेन जब भी एनुअल प्रोग्राम आएगा हमेशा वो फोकस जो किया जाएगा अपने लास्ट वाला, जो भी हमें लास्ट 5 ईयर प्लान, जैसे आप देख सकते हैं 7th 5 ईयर प्लान थी, तो 7th 5 ईयर प्लान को ही ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर अगेन कोशिश किया गया आगे बढ़ाने की। 7th 5 ईयर प्लान को ही आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, और अब सर कंडीशन जब ठीक होती है, हम लोग पॉलिसी चेंज कर देते हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी नई पॉलिसी आ जाती है, तो हम लोग नया लेकर के आते हैं 8 5 ईयर प्लान। 8 5 ईयर प्लान में अगेन क्या है कि हमारी जो टारगेट रहती है वो 5.6 की रहती है, और हम लोग ग्रोथ काफी अच्छा कर लेते हैं, 6.8 का ग्रोथ कर ले रहे होते हैं। तो हमारी कंडीशन भी अगेन अच्छी देखने को यहाँ पर मिल जा रही होती है। In this plan, top priority was given to development of human resource। Human resource का डेवलपमेंट की ओर फोकस किया गया, एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे, पब्लिक हेल्थ पे फोकस किया गया। ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और वही जो है एलपीजी पॉलिसी आ जा रही होती है। आउटकम के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला था। इकोनॉमिक ग्रोथ सो फार 6.8% हमें देखने को मिल गया था। इसके अलावा देखिए एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सब में ही हमें ग्रोथ देखने को मिला था। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी हमें इंप्रूव्ड ग्रोथ देखने को मिल गया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अब हमारी इंप्रूव करना शुरू कर दी थी, अब ठीक हो गया था।
करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है हम लोग देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक में। तो बस बेसिकली आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, आपको ये क्या होता है, फॉरेन ट्रेड एक तरीके से कह सकते हैं। दिस इज फॉरेन ट्रेड। जैसे जीडीपी होती है वो इंटरनल ट्रेड होती है, वैसे ही फॉरेन ट्रेड हो जाती है ये, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट प्लान आता है 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान में अब हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एलपीजी का इफेक्ट ऐसा, इकोनॉमिक्स में ये नहीं होता है कि आज आपने चेंज किया कल से आपको इफेक्ट देखना शुरू हो गया, नहीं। एलपीजी रिफॉर्म हम लोगों ने जो 1991 में बनाया था, 1992 से हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया और हम लोगों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस करने शुरू कर दिए। हम लोगों ने फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस करना शुरू कर दिया। इस फॉरेन पॉलिसी में चेंज के मतलब क्या था, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी हो गया, गुजराल डॉक्ट्रिन हो गया, तो इस तरीके की हम लोगों ने चीजें निकालनी शुरू कर दी थी, जिससे 1997 ऑनवर्ड्स हमें एक चेंज देखने को मिला। और इसी वजह से ये जो 9th 5 ईयर प्लान है, इस 5 ईयर प्लान में हमें काफी कुछ चेंज देखने को मिलेगा। जैसे हमारी टारगेट ग्रोथ 6.5% थी, हमारी एक्चुअल 5.4% हो गई, क्योंकि हम लोगों ने मतलब डाउनफॉल आना शुरू हो गया था, बिकॉज इंपोर्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा ही बढ़ गए थे। द मेन फोकस एरिया वाज ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास प्रोटेक्शनिस्ट मेजर हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी लोकल मार्केट भी खुद की थी और हमारे फॉरेन मार्केट भी अब आना शुरू हो गए थे। तो बेसिकली क्या है कि वी हैड टू मैनेज, इन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत थी। कैसे, किस तरीके से बैलेंस करना है, यहां पर हमारे लिए क्वेश्चन उठ गया। इसलिए ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी का एक फंडा आ गया। यहां पर क्या है, 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई थी। फोकस एरिया क्या था, प्रायोरिटी दी गई थी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट विद अ व्यू टू जनरेट एडिक्वेट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी। तो ये हमारा हो गया था 5 ईयर प्लान के बारे में। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आती है हमारी 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान आती है 2002 से 2007 के बीच में। और यहां पर भी अगेन क्या है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अगेन क्या है, एक गिरती हुई स्थिति में है। 2003 में अगेन जो होता है एक रिसेशन पीरियड आया था। उस रिसेशन पीरियड के कारण से हर एक इकोनॉमी इस समय डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन और यही रीजन था कि हमारा 7.8% का जो टारगेट था वो हम लोग ग्रोथ रेट 7.6% पे ही देख करके आ गए थे। दिस प्लान एम टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर। इट एम रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो बाय 15%। तो ये सब चीजें की गई थी, उतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आगे स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। टेकिंग अप द एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन मेजर बाय प्लांटेशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक क्या है कि 1992 में हम लोगों ने रियो समिट कर ली थी, रियो समिट या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग अर्थ समिट। इस अर्थ समिट के बाद से ये हुआ था कि हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस लेने पड़ेंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, ठीक है। और लगातार मीटिंग भी हो रही थी, तो एक प्रेशर बनते जा रहा था इंडिया के ऊपर भी कि इंडिया हैड टू टेक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके अलावा 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आ जाता है, एमडीजी, और एक फोकस अगेन यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाना शुरू कर देता है कि फोकस ऑन एमडीजी। और ये एमडीजी थी क्या, पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में, हेल्थ को बढ़ाने के बारे में, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के बारे में। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन मेजर लेना था, प्लांटिंग मोर ट्रीज, एनहांसिंग फॉरेस्ट एंड ट्री एरियाज बाय दिस। तो ये सब चीजें एक्चुअल में क्यों हुआ, इनके कारण से हुआ। तो आपको इनका रीजन पता होना चाहिए कि आखिर में ये सब चीजें क्यों की गई। तो ये सब चीजें क्यों गई, क्योंकि ये सारा चीज फोकस में आ गया था। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो दिस इज हाउ द थिंग इज। इसके अलावा देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी था कि एमएमआर जो आईएमआर है, इन दोनों मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, इन दोनों को भी कम करना था। तो इसी वजह से यहां पर मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो होता है डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टू 2000 लाइव बर्थ्स बाय 2007, ये अगेन जो होता है एमडीजी का टारगेट था, इसी वजह से हमें भी आगे बढ़ाना पड़ा। एक्सेस टू पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर अगेन जो होता है एमडीजी का ही गोल है, इस वजह से ये आगे हमें बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये हो जाती है हमारी 10th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आती है हमारी 11th 5 ईयर प्लान के बारे में। 11th 5 ईयर प्लान जो होती है 2007 से 2012 के बीच में चलती है, और इस समय जो है एक काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कह लीजिए कि शार्प एज आ गया था, जहां पर हमारा टारगेट ग्रोथ 9% था, एक्चुअल हमें 8% अगेन देखने को मिला था, क्योंकि यहां पर भी अगेन ग्लोबल सिचुएशन प्रॉब्लम में ही चल रही थी। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय सी रंगराजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब ये हमारे आरबीआई गवर्नर भी थे, तो उस समय की खास बात थी। मेन थीम इस समय क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो अगेन जो होता है ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना होगा। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग 2003 से 2008 के बीच में जो रिसेशन पीरियड था,
इस रिसेशन पीरियड में ये लोग बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो इसलिए रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट करना ये हमारा फोकस एरिया बन गया था। और बाकी टू लेस देन 5% ऑफ एजुकेटेड यूथ एंड हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी टू 10% हमें करने की बात कही गई थी। इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, फॉरेस्ट ट्रीज एंड एयर क्वालिटी, अगेन देखेंगे आप तो एमडीजी गोल के बारे में फिर से यहाँ पर हमें फोकस ले लिया था। इंश्योरिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल बीपीएल हाउस होल्ड टू रिलायबल पावर, भाई अगेन जो होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में ही आ जाएगा। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का एज आ चुका है और हम लोग अब जो होता है मतलब 2G सिस्टम की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिए थे और यही 2G स्कैम भी हमें आगे देखने को मिल गया था। नेक्स्ट आता है हमारा 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान ये होता है 2012 से 2017 के बीच में है। हालांकि जो होता है इसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए थे +2 ईयर से और 2019 तक ये बेसिकली गया है, हम लोगों ने इसी को आगे बढ़ा दिया है। ग्रोथ रेट जो होता है 8% टारगेट थी और रियल हमें 7% हमें देखने को मिली है, तो हम देख सकते हैं कि ये नीचे ही रहा है, उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल टेंशन काफी ज्यादा इस समय चल रही है और ये ग्लोबल टेंशन मतलब एक तरीके से रिसेशन पीरियड को जन्म दे रही होती है। देखिए कंपटीशन दो तरीके का होता है, एक होता है जो पॉजिटिव कंपटीशन होता है उससे ग्रोथ बढ़ती है, एक होता है जो निगेटिव कंपटीशन होता है। निगेटिव कंपटीशन का मतलब क्या हो गया कि हम आपके सामान में कोई ना कोई कमी निकालना शुरू कर दे, इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट लेने में हम लोग आनाकानी करना शुरू कर दें, तो ये सब चीजें निगेटिव कंपटीशन में हो जाती हैं। तो मेन थीम क्या थी इसकी? फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में। और सस्टेनेबल ग्रोथ जो होती है वो भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का ही एक मेन फोकस एरिया है। इनफैक्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 तक की थी, 2015 के बाद से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे ट्रांसफर हो गए थे, जो कि 2015 से 2030 के लिए है। और आप लोग देख सकते हैं कि 2015 ईयर यहाँ पर एक बीच में ब्रिज ईयर बन रहा है, तो यानी कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करना, ये सस्टेनेबिलिटी की ओर में फोकस एक तरह से आ गया था, एसडीजी गोल की तरफ फोकस आ गया था। जस्ट इन दिस प्लान इम्प्रेस 25 मॉनिटरेबल टारगेट्स, तो ये हमें मतलब 25 मॉनिटरेबल टारगेट्स वगैरह बना लिए गए थे, तो इस तरीके से चीजें हम लोगों ने की हुई थी। समझ में आया क्या चीज है? तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने 5 ईयर प्लान के बारे में देखा। अब इस देखिए न्यू डेवलपमेंट कुछ आ जाती है, और न्यू डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि प्लानिंग कमीशन को हटा करके हम लोग लगा देते हैं नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग हम लोग बना देते हैं। तो गवर्नमेंट डिस्क्राइब्ड द प्लानिंग कमीशन एंड इंट्रोड्यूस नीति आयोग। नीति आयोग की कंपोजिशन के बारे में आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इसमें चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन जो होती है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट कर रहे होते हैं। दिस इज प्योरली एग्जीक्यूटिव, दिस इज प्योरली एग्जीक्यूटिव। जैसे अमिताभ कांत वगैरह हो जाते हैं, तो खैर वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं अमिताभ कांत नहीं है। तो गवर्निंग काउंसिल में जो होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी आ जाते हैं, एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, प्रैक्टिशनर हो जाते हैं। तो मतलब इन सारे लोगों के बारे में आप लोग देख सकते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है और एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि पुराना भी हो गया और कुछ खास न्यूज में नहीं है, तो मैं कहूंगा कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो कभी भी आपके साथ आ सकती हैं। कंपोजिशन को लेकर के क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, इसलिए हमेशा टारगेट फोकस रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने टेलीग्राम की लिंक नहीं ज्वाइन की है, नीचे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसके अलावा जो भी पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल है उसके लिए भी नीचे लिंक दी हुई है, आप लोग उसको मतलब क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जो भी मटेरियल है सारे मटेरियल वहां पे अवेलेबल करा दिए जाते हैं, जितनी भी लॉकडाउन सीरीज की मटेरियल्स हैं। और अगर कोई डाउट होता है आपको तो ये टेलीग्राम चैनल आप यूज कर ही सकते हैं। और बाकी शुरू में मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी ही हुई है, उसके थ्रू भी आप रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 2 बजे की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।